बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर AQ खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 और आज उसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ेंगे और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन में 4 बुनियादी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो इसके पेज 1 पे हैं। वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं? नंबर 1, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस? पानी हमारे लिए अहम क्यों है? पानी हमारे लिए 2 उसकी बेसिक रीजंस हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं। रीजंस तो बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 2 रीजंस हैं पानी के इंपॉर्टेंट होने की जो बयान की गई हैं वो क्या हैं? पहली रीजन, वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच लिविंग सेल। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जांपल, वाटर हर लिविंग सेल का मेजर कंपोनेंट है, बुनियादी जुज़्व है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना होता है जिनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है ये सेल से मिलकर बनी है। बेसिकली हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर 70% वाटर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो मेजर पोर्शन होता है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वाटर। इस वजह से वाटर बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी वजह, वाटर प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव। वाटर हैबिटेट है, रहने की जगह है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। तो एक्वाटिक प्लांट्स बहुत सारे पौधे और जानवर एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। मछलियां जैसे आपको पता है पानी के अंदर, और इस तरह अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है जो पानी के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो पानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए हैबिटेट, एनवायरनमेंट, मस्कन, घर प्रोवाइड करता है। इन 2 वजूहात की बुनियाद पर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, गिव सम यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर पानी के चंद एक इस्तेमालात बयान करें। तो डेली लाइफ के अंदर जो वाटर के डिफरेंट यूजेस हैं उनमें से पहला यूज है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर कुकिंग पर्पसेस, खाना पकाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर वॉशिंग पर्पसेस, कपड़े धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है। आपको पता है फसलों को देने के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये पानी के चंद एक यूजेस हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई और हाउ इज वाटर गेटिंग पोल्यूटेड? पानी कैसे गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है? हम किस तरह पानी को आलूदा कर रहे हैं? पानी की आलूदगी की, गंदे होने की चंद एक वजूहात बयान करें। तो पहली वजह, रैपिड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। मसनूई केमिकल्स का बहुत तेजी से बनाना और उनको इस्तेमाल करना। हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेशुमार चीज़ें। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सिंथेटिक केमिकल्स बनते हैं उनकी जो रैपिड प्रोडक्शन हो रही है और उनका जो यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनको जो है वो बनाया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से भी वाटर पोल्यूट होता है या गंदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इनके बहुत सारे वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के जो पानी के अंदर फेंके जाते हैं जिससे पानी गंदा होता है। दूसरी रीज़न, फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ फ्रॉम लैंड्स। खेतों के अंदर जो हम खादें वगैरह स्प्रे करते हैं, जब हम खादें वगैरह और मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, तो जब हम खादें स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, तो ये खादें और पेस्टिसाइड्स बाद में जब हम फसलों के अंदर खड़े पानी को निकालते हैं, फसलों के अंदर खड़े पानी को जब निकाला जाता है तो इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ज़राअत का रन ऑफ, वहाँ से निकलने वाला पानी।
तो जब फसलों में खड़ा पानी निकाला जाता है तो वहाँ जो भी फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ की होंगी या पेस्टिसाइड स्प्रे की होंगी तो वो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट उस पानी में भी आया होगा, और वो पानी जब वहाँ से निकाला जाएगा किसी और वाटर बॉडी में फेंका जाएगा तो फिर भी पोल्यूशन होगी, गंदगी होगी और पानी गंदा होगा। इसके अलावा केमिकल डंपिंग का मतलब होता है मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स को, केमिकल्स को जो है वो ज़मीन पे या पानी में फेंक देना। तो लार्ज अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करना और उन वेस्ट मटेरियल्स को जाकर पीस ऑफ लैंड पे या किसी वाटर बॉडी के अंदर फेंक देना, इसे कहते हैं केमिकल डंपिंग। इससे भी पानी गंदा होता है। लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल्स ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ घड़े खोदे जाते हैं और घड़े खोदने के बाद उनके अंदर जो हैज़र्डस केमिकल्स हैं, डेंजरस केमिकल्स हैं, उनको फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से जो है वो मट्टी डालकर उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये जो घड़े खोदे जाते हैं जिसके अंदर अमूमन हैज़र्डस केमिकल्स, ख़तरनाक केमिकल जो है वो फेंक दिए जाते हैं, फिर मट्टी वगैरह डाल के ऊपर से उनको बंद कर दिया जाता है, तो ये ग्राउंड वाटर को, ज़ेरे ज़मीन पानी को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ज़मीन पर पानी की तकसीम। अब ज़मीन पर जो पानी की तकसीम है वो 97% वाटर जो है वो दुनिया का वो ओशंस पे पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। इसके अलावा 2.1% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। ग्लेशियर्स आपको पता है जिन पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी वगैरह होती है, बर्फ जमी होती है, उनको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर्स कहा जाता है। तो ग्लेशियर्स के अंदर जो है वो, और आइस कैप्स के अंदर, आइस कैप्स क्या हैं? तो लार्ज एरियाज कवर्ड बाय आइस। जब बर्फ एक लार्ज एरिया को कवर करती है तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? आइस कैप्स। जैसे नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे आइस है, तो वो आइस कैप्स हैं बुनियादी तौर पर, जिन्होंने एक लार्ज एरिया को जो है वो क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है विद आइस। इसी तरह ग्राउंड वाटर जो है 0.6% है। ग्राउंड वाटर ज़ेर ज़मीन पानी, ज़मीन के नीचे जो पानी है, 0.6% है। इनलैंड वाटर 0.2%। इनलैंड वाटर से मुराद है लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर जो पानी है। तो झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर जो पानी पाया जाता है वो इनलैंड वाटर जो है वो कहलाता है। और यही वाटर मेनली पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन ड्रिंकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक वाटर 0.001%। हवा के अंदर भी नमी है, तो हवा के अंदर जो नमी पाई जाती है वो तकरीबन 0.001% है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ऑन दी अर्थ। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है मुमकिन तौर पर जो आपसे इस चैप्टर के पेज नंबर 1 में से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी पहले हमारे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की खुसूसियात। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और उसमें से आपसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। वाटर आपको पता है, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर 2 एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है? 2:1। क्या होती है? 2:1। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो पहली प्रॉपर्टी वाटर की यह है कि इट इज न्यूट्रल टू द लिटमस। ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करती हैं, और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते। तो वाटर न्यूट्रल टू द लिटमस होता है, यानी कि ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता। अगर आप पानी के अंदर लिटमस पेपर को डिबोएंगे तो ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। इसका मतलब ये है प्योर वाटर इज न्यूट्रल। दूसरी प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस यानी कि बर्फ में तब्दील होता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एट नॉर्मल प्रेशर 1/8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और वो होती है 1.00 ग्राम पर cm3।
वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 1 होती है और ये किस टेम्परेचर पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगली बात, हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए बाय 1 केल्विन। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। अब इसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है हीट कैपेसिटी की। जूल आपको पता है एनर्जी का यूनिट है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी उसको एनर्जी देंगे उसे हीट कैपेसिटी कहा जाता है। पानी को 4.2 जूल एनर्जी देना पड़ती है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 15 केल्विन से 16 केल्विन हो जाए। फॉर एग्जांपल पानी का टेम्परेचर है 15 केल्विन, हम इसको 16 केल्विन करना चाहते हैं तो हम पानी के टेम्परेचर को 15 से 16 केल्विन करने के लिए 4.2 जूल एनर्जी देंगे। ये उसकी कहलाएगी हीट कैपेसिटी। और वाटर की ये जो हीट कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है, 6 टाइम्स हायर देन रॉक्स। ये चट्टानों से, रॉक्स से 6 गुना ज़्यादा है। जितनी किसी चीज़ की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो उतनी ही देर से गर्म होती है और उतनी ही देर से ठंडी होती है। ना वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाती है और ना वो जल्दी हीट रिलीज करके अपने टेम्परेचर को कम करती है। इस वजह से क्या होता है, वाटर अपना टेम्परेचर सडन चेंज नहीं करता। अब देखें हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने से ना बहुत सडनली बढ़ता है और ना बहुत सडनली डिक्रीज होता है। इसी तरह देखें जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर भी बहुत सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ये 9th की फिजिक्स के अंदर आप लोग जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज़मीन पे भी आपको पता है तकरीबन 70-71% वाटर है। अब ये जो ज़मीन पे भी 70-71% वाटर है, ये ज़मीन के टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। इसे बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता या इसे बहुत ज़्यादा कम होने भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने के बावजूद अपने टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने देता, अपने टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देता। तो इस वजह से वाटर की हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ज़मीन का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और समुद्र के आसपास वाले इलाकों का टेम्परेचर जनरली सूटेबल रहता है। लास्ट प्रॉपर्टी, हाई सरफेस टेंशन। वाटर की सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस टेंशन से क्या मुराद है, ये वाटर है एक बर्तन के अंदर, तो अगर इसके यहाँ कोई मॉलिक्यूल होगा तो इसे चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट करेंगे और इन पर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जो वाटर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, तो जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उधर उनको इधर को भी अट्रैक्ट किया जाएगा, इधर को भी अट्रैक्ट किया जाएगा, अंदर की जानिब भी अट्रैक्ट किया जाएगा। अब इधर वाली फोर्स तो इधर वाली से बैलेंस हो जाएगी, लेकिन जो ये जो इनवर्ड फोर्स है, ये जो इनवर्ड फोर्स है, इस इनवर्ड फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये वाटर की सरफेस है और इसके ऊपर तो वाटर मौजूद नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस के ऊपर पानी होता है, सरफेस के ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे फील एन इनवर्ड पुल। वो एक अंदर की जानिब एक खिंचाव फील करते हैं, अंदर की जानिब एक खिंचाव फील करते हैं, तनाव फील करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये जो सरफेस टेंशन होती है ये कैपिलरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, कैपिलरी एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैपिलरी एक्शन से क्या मुराद है, कैपिलरी एक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए वाटर ऊपर चढ़ता है पौधों में, फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो पौधे के पत्तों में राइजिंग अप ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स,
तो पौधों के अंदर पानी का ऊपर चढ़ना, ज़मीन से जड़ों से पानी का ऊपर आना, लीव्स वगैरह तक जाना, अपर पार्ट्स तक जाना, ये एक ख़ास अमल के ज़रिए जाता है, उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है इसमें एक मेन चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दी सेल्स ऑफ द जाइलम, सेल वॉल ऑफ द जाइलम। जाइलम टिश्यू आपको पता है प्लांट के अंदर वो टिश्यू है जो पानी और नमकियात को ऊपर पहुंचाने का जिम्मेदार है। अब जाइलम के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? कैपिलरी एक्शन। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।